नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है एंशियंट एंड मिडीवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यूनिट नंबर 4, जो कि शुक्र और उसाना के नाम से संबोधित किया गया है। इसके अंदर हमें जो मेजर कंसेप्ट है शुक्राचार्य, जो कि एक महर्षि हैं, उनके किंगशिप के आइडिया को समझना, या जो किंगशिप का कंसेप्ट है यानी जो राज तत्व या राज्य से संबंधित जो सिद्धांत है उसको समझना है। और वहीं दूसरी ओर हमें राज्य कला की अवधारणा को समझना है कि किस तरीके की जो स्टेट क्राफ्ट है, कैसे स्टेट को बिल्ड करना है, किस तरीके से राज्य को निर्मित करना है, उस अवधारणा को हमें समझना है। या फिर राज्य के कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं, उन सभी चीज़ों को हमें इस यूनिट के अंदर समझना है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले कि ये जो शुक्राचार्य ये है कौन, सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए आपके मन में कि देखिए, हु इज़ शुक्राचार्य। देखिए, आप सबने एंशंट जो इंडियन जो माइथोलॉजी है या फिर जो इतिहास है, जो आपने कई बार नाम सुना होगा, शुक्राचार्य, बृहस्पति। देखिए, शुक्राचार्य जो हैं, जो कि आप सबने कई बार समुद्र मंथन का भी जिक्र सुना होगा। तो एक तरफ जब जो समुद्र मंथन की एक तरफ जो असुर हैं या जो राक्षस हैं, वहीं दूसरी तरफ जो देवता हैं। तो जो असुर के जो गुरु हैं उनको शुक्राचार्य जी हैं, जो असुरों के गुरु हैं, और वहीं जो देवताओं के जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं। और देखिए, जो शुक्राचार्य हैं ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सेज हैं, बहुत प्रमुख गुरु हैं, जिनके बहुत सारे फेमस स्टूडेंट्स रहे हैं, जिसमें भीष्म पितामह हैं, कच्छ है, प्रहलाद है, महाबली है इत्यादि। ये सभी इनके शिष्य रहे हैं। अब देखिए, इसको आगे बढ़ने से पहले आप सभी को थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि जो ये जो स्कूल ऑफ थॉट है, जो शुक्राचार्य जिस स्कूल ऑफ थॉट से आ रहे हैं, वो आते हैं भृगु स्कूल ऑफ थॉट से। अब देखिए, पहले तो ये समझिए, देखिए कि जो अंगिरस हैं और भृगु हैं, देखिए एक व्यक्ति ये हो गए, ठीक है, बी और ए, ठीक है। ये क्या है, ये जो हैं ये ब्रह्मा के पुत्र हैं, या सप्त ऋषियों में भी नाम आता है, आप सबने कई बार सुना होगा। तो भृगु का नाम आता है। तो एक तरफ जो अंगिरा ऋषि हैं, जो महर्षि हैं अंगिरा, वो अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हैं या अर्थशास्त्र जो परंपरा है उसका सृजन करते हैं। वहीं अगर हम देखें, जो भृगु हैं वो नीति शास्त्र की ओर अपना अपना जो भी अवधारणा है या जो कंसेप्शन है उसको प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, एक चीज़ ये समझिए कि जो नीति शास्त्र है ये केवल और केवल एक नहीं है। देखिए, नीति शास्त्र जो है, हम केवल नीति शास्त्र की बात करें तो इस पे ब्रह्मा ने भी अपनी रचना करी है, मनु ने भी करी है, भृगुबिन ने भी करी है और अंगिरस ने भी करी है, ठीक है। मगर क्योंकि देखिए, जो अर्थशास्त्र स्कूल है वो भी नीति शास्त्र को एक महत्वपूर्ण राज्य के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अध्ययन का केंद्र मानता है, ठीक है, अध्ययन का एक महत्वपूर्ण केंद्र मानता है। और वहीं जो भृगु हैं वो नीति शास्त्र को एक मात्र हम मानते हैं, वो मानते हैं कि यही केवल वो विज्ञान है, वो धारणा है जिसके माध्यम से हम राज्य को चला सकते हैं या राज्य का सृजन, राज्य स्टेट क्राफ्ट को हम आगे कर सकते हैं। तो जो भृगु के जो जो इनके पिता हैं, जो इनके बेटे हैं भृगु के, वो है शुक्राचार्य, यानी शुक्राचार्य के पिता का नाम भृगु है। अब देखिए, जो शुक्राचार्य है, ये है हमें पढ़ना है कि शुक्राचार्य का नीति शास्त्र क्या है, शुक्राचार्य नीति शास्त्र, ठीक है। तो शुक्राचार्य की नीति शास्त्र को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कई बार इसे कवि के नाम से जाना जाता है, कई बार उसाना, जैसे कि आपके सिलेबस में। तो हमारा जो पढ़ने का जो
स्टडी करने का जो जो डोमेन है वो है हमारा शुक्राचार्य नीति शास्त्र या शुक्राज नीति शास्त्र। जैसे ये आपने सिलेबस में देखा होगा तो शुक्र लिखा हुआ है और उसाना लिखा हुआ है। और वहीं पे अगर हम देखें जो भृगु स्कूल ऑफ थॉट को कई बार देखते हैं तो भार्गव बोला जाता है, उसाना भी बोला जाता है कई बार। और देखिए यहाँ पे ये समझना इम्पोर्टेंट है कि देखिए जो भार्गव ऋषि हैं, जो कई बार जो सेम स्कूल ऑफ थॉट्स है, तो भार्गव ऋषि ने भी जो महाभारत है उसके अंदर नीति शास्त्र का गान करा था, किसके लिए? समाज कल्याण के लिए। तो ये भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिलता है। देखिए जो नीति शास्त्र है, जो शुक्राचार्य का जो नीति शास्त्र है वो क्या है, लगभग 5 अध्यायों में डिवाइडेड है। ठीक है, कहीं पे 4 भी मेंशन है, बट ये 5 अध्यायों में विभाजित है। शुक्र नीति सारा is divided into 5 अध्यायs to cover topics related to ethical aspects of political science and economics। देखिए जो शुक्राचार्य का जो टेक्स्ट है, जो नीति सारा या नीति शास्त्र, वो क्या है, आपके 5 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें क्या है, नैतिक रूप से हम कैसे राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र को हम व्यवस्थित कर सकते हैं या फिर इन सब से संबंधित है। नैतिक रूप से राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र। जो शुक्राज नीति शास्त्र है, जो नीति सारा है, वो लगभग आपके 2200 श्लोकों या वर्सेस में है। देखिए जो कौटिल्य हैं वो भी अपने अर्थशास्त्र का स्टार्टिंग होने से पहले वो है शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों को अपना नतमस्तक करते हैं और अपना वो उनको क्रेडिट देते हैं कि ये 2 स्कूल ऑफ थॉट को, तभी वो आगे अपना स्कूल ऑफ थॉट को स्टैब्लिश करते हैं। अब बात करें कि देखिए जो नीति शास्त्र है या जो नीति सारा है उसका मेन आइडिया क्या है। जो नीति शास्त्र का जो मेन आइडिया ये है कि मेक रूलर कॉम्पिटेंट टू बियर द बर्डन ऑफ स्टेट अफेयर्स, शासक को राज्य कार्य का भार उठाने में सक्षम बनाना, ये मेन आइडिया, ये आपका मेन आइडिया यहाँ पे लिख लीजिए। देखिए एक यहाँ से जो शुक्राचार्य के स्टार्टिंग करने से पहले या जो शुक्र स्कूल ऑफ थॉट को समझने से पहले एक लाइन हमेशा आप ये कंटेक्स्ट आपको ध्यान में रखिएगा कि जो शुक्राचार्य हैं वो एक बात बोलते हैं कि द वॉइस ऑफ शास्त्र इज द वॉइस ऑफ द गॉड। ठीक है, जो नीति शास्त्र है, जो धर्म शास्त्र है, वो क्या है, एक तरह से देवताओं की वाणी है या फिर वही ईश्वर का आदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नीति शास्त्र का मतलब यही है शुक्र का कि इतने अच्छे नीतियों का निर्माण कर दीजिए, इतने अच्छे रूल ऑफ लॉ, जो आज के टाइम पे आज हम कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ, इतने अच्छे कानूनों का निर्माण कर दीजिए और केवल राजा को उन्हीं नीति को अनुनीत करना है या उसको इस्टेब्लिश करना है, इन्हीं रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करना है एक तरीके से। तो यही बात शुक्राचार्य का जो मेन पॉइंट है वो यही है, द वॉइस ऑफ शास्त्र इज द वॉइस ऑफ गॉड। शास्त्र की वाणी ईश्वर की वाणी है। और शास्त्र क्या है, शास्त्र क्या है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि जो भार्गव हैं उन्होंने नीति शास्त्र का महाभारत के अंदर गान करा था कि जिसे जो विश्व स्तर पे या विश्व का कल्याण हो। तो एक रेफरेंस ये भी मिलता है। अब देखिए जो अर्थशास्त्र जो ट्रेडिशन है, वो 2 चीज़ों को मान्यता प्रदान करता है या 2 प्रकार की शाखाओं का अध्ययन के लिए अपना रुख रखता है। एक तो है अर्थ और दूसरा है दंड। और जो नीति शास्त्र है वो केवल आपका दंड नीति पे अपना ध्यान देता है। दंड प्लस में नीति, जैसे कि लिखा हुआ है, उसाना ट्रेडिशन रिकॉग्नाइज्ड ओनली दंड नीति पॉलिटिक्स एज अ सोल ब्रांच ऑफ स्टडी, कि दंड नीति राजनीति
का अध्ययन करने की एकमात्र शाखा है। ठीक है, दंड नीति। तो जो इस उसाना स्कूल ऑफ थॉट है या जो शुक्र स्कूल ऑफ थॉट है, वो दंड नीति पे ज़्यादा महत्व देता है या महत्व प्रदान करता है। ये देखिए, जो शुक्राचार्य हैं वो ये बोलते हैं कि देखिए, कई बार हम बोलते हैं कि ये रामबाण दवा है या ये रामबाण दवाई है, तो उसी प्रकार से जो शुक्राचार्य हैं वो ये बोलते हैं कि जो नीति शास्त्र है ना, जो शुक्राचार्य का जो नीति शास्त्र है वो क्या है, एक रामबाण इलाज है। किसके लिए? मानव का संरक्षण करने के लिए, और जितने भी मानव की समस्याएं उसको बचाने के लिए, उन समस्याओं से बचाने के लिए जो उनका जो नीति शास्त्र है उसका अध्ययन करना, उसके हिसाब से रूल करना ही एक रामबाण इलाज है, या फिर वो सब चीज़ में अप्लाई होता है। जिससे क्या होगा कि लोक स्थिति की सभी का कल्याण होगा और सभी के हितों की रक्षा होगी। इस प्रकार का एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। अगर आप थोड़ा सा नीति पे अगर फोकस करेंगे तो देखिए, जो नीति का जो यहाँ पे संदर्भ है वो ये है कि नीति का तात्पर्य नैतिक, सामाजिक, आर्थिक नीतियों से है। ठीक है, नीति रेफर्स टू एथिकल, सोशल, इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड सारा रेफर्स टू एसेंस। ठीक है, नीति का मतलब क्या है? सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज, और सारा इज द एसेंस ऑफ दैट पॉलिसी। देखिए, जैसे कि हम जो एंशियंट लाइफ जो होती थी, जबकि हम जैसे कि मानते थे कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है, ये चार पुरुषार्थ की बात करते थे। तो यही है कि जो चार पुरुषार्थ में संतुलन कैसे होगा। ठीक है, तो जो शुक्र हैं ये बात करते हैं कि इन चार पुरुषार्थ में संतुलन हम केवल एकमात्र उपाय से कर सकते हैं। एकमात्र उपाय है एक रामबाण, कि हम धर्म पर ज़्यादा बल दें। धर्म के हिसाब से ही अर्थ होगा, उसी के हिसाब से कर्म होगा, उसी के हिसाब से फिर मोक्ष प्राप्ति होगी। तो जैसा कि लिखा हुआ है कि जबकि चार पुरुषार्थों में संतुलन होना जरूरी है। ठीक है, किसी भी, चाहे अर्थशास्त्र हो चाहे नीति शास्त्र हो, सभी का यही है कि ये जो मानव के जो पुरुषार्थ हैं इसमें संतुलन स्थापित करना है। ठीक है, संतुलन स्थापित करना है, और इसी संतुलन को स्थापित करने के लिए किसी ने अर्थ पर ज़्यादा जोर दिया है, किसी ने धर्म पर ज़्यादा जोर दिया है। संतुलन होना जरूरी है। यदि अर्थशास्त्र में अर्थ को प्रधानता दी गई है, हम पाते हैं कि शुक्र नीति सारा में धर्म पर जोर दिया गया है। प्लीज नोट दिस पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। वी फाइंड दैट शुक्र नीति सारा एम्फेसिस ऑन धर्म। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे पूरे जो नीति सारा पाठ में देखते चलेंगे कि जो अर्थव्यवस्था के शासन और किसी व्यक्ति के आचरण में नीति या नैतिक पहलुओं पर ज़्यादा दबाव दिया गया है, या उस पर ज़्यादा उचित ठहराया गया है, उस पर ज़्यादा बल दिया गया है, कि नैतिक नीतियों पे ज़्यादा बल दिया गया है कि आपको अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था को भी स्थापित करना है तो नैतिक पहलुओं को आप उसको छोड़ नहीं सकते, उसको लागू करना होगा। दिस एम्फेसिस रन्स थ्रू आउट द टेक्स्ट, जो कि हमारा नीति सारा है, जस्टिफाइंग द नीति और एथिकल पॉलिसी एस्पेक्ट इन गवर्नेंस ऑफ द इकोनॉमी एंड कंडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स, जो अर्थव्यवस्था, दोनों में ये जो नैतिक या एथिकल पॉलिसी है इसकी सुप्रीमेसी है। ठीक है, इसका बोलबाला है। तो जो नैतिक जो नीति है, नीति सारा में हम कह सकते हैं कि इसका बोलबाला है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, और यही एक सेंट्रल पॉइंट है नीति सारा का। ये जो नैतिक नीति, यही धर्म है। ठीक है, यही धर्म है कि नैतिक जीवन हमें व्यतीत करना है, धर्म के आधार पे जीवन व्यतीत करना है। जैसा कि हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं इसको आगे करके, कि धार्मिक गाइडेंस इन इकोनॉमिक डिसीजन,
कि जो आर्थिक निर्णय है उसमें भी क्या है, धार्मिक मार्गदर्शन होगा। कि emphasize that both रूलर्स एंड रूल्ड, जो शासन कर रहे हैं और जो शासित हो रहे हैं, दोनों का जो बेसिस होगा, इकोनॉमिक जो डिसीजन का जो बेसिस होगा वो आपका धार्मिक प्रिंसिपल्स पे होगा, या फिर जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, एथिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उन पे होगा, या एथिकल पॉलिसीज पे होगा। इस बात पर जोर दिया गया है कि शासकों और शासितों दोनों को आर्थिक निर्णय धार्मिक सिद्धांत के आधारित करने चाहिए, या धर्म सिद्धांत पर आधारित फैसले लेने चाहिए, निर्णय लेने चाहिए। देखिए, जो नीति सारा है, जो शुक्र का जो नीति सारा है, जिसमें मोरालिटी और एथिकल एथिकल यानी नैतिक, और मौलिक प्लस में पावर यानी धर्म और दंड, इसको कह सकते हैं नीति, एक तरह से एथिकल पॉलिसी और दंड। तो ये बात करें कि जो मोरालिटी प्लस पावर या एथिकल एंड मोरालिटी प्लस पावर क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, इक्वल ग्रोथ ऑफ राष्ट्र। ये राष्ट्र के निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हुआ क्या, दंड नीति के माध्यम से ग्रोथ होगा, ठीक है, और वो जो ग्रोथ होगा वो निरंतर रहेगा अगर जो भी इस नीति सारा को अपनाएगा, जो कि रूल ऑफ लॉ प्लस में पावर उसको अपनाएगा, वो अपने राष्ट्र को और आगे ले जाएगा। जिसमें वो एग्जाम्पल देते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि बोलते हैं कि जैसे एक बीमार व्यक्ति जो अनिर्धारित भोजन करता है, या फिर वो इस तरीके का भोजन करता है जो उसको पता ही नहीं है, जो मर्जी खा लेता है, तो उसी प्रकार बीमारी तुरंत आने लगती है, ठीक है। तो सेम इसी स्वरूप में एक राजा जिसको नीति शास्त्र में शिक्षा नहीं मिली है, तो वह अपने शत्रुओं को आमंत्रण देता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, जो नीति सारा है वो करता क्या है, जो नीति शास्त्र है शुक्राचार्य का, वो राजा को सचेत करता है और एक सुविज्ञ रखता है, या फिर इन्फॉर्म्ड रखता है कि हमें किस तरीके से शासन करना है, किस तरीके से राज्य का निर्माण करना है। तो सबसे पहले ग्रोथ ऑफ राष्ट्र, और दूसरा क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे समृद्धि भी देख सकते हैं और यहाँ पे हम संरक्षण भी देख सकते हैं। तो दो वर्ड यहाँ पे लिख लीजिए, एक तो हो गया समृद्धि, दूसरा हो गया प्लस में संरक्षण। अच्छा, ये दोनों उपलब्ध कराता है नीति शास्त्र। अगर हम शुक्राचार्य के जो पॉलिटिकल थॉट को अगर हम कंप्रीहेंड करें, तो देखिए सिंपल सा बात करें, वो गवर्नमेंट और जो इंडिविजुअल है, जो फैमिली है, या जो लोग हैं, उनके कार्य को संदर्भित करते हैं कि किस तरीके से वह अपना कोड ऑफ कंडक्ट करें, वो किस तरीके से अपने जीवन यापन करें, और वह किस जो राज्य है वो अपने कैसे जो कार्य है वो किस नियम के आधार पर करते हैं, उनके नियमों को किस प्रकार से बनाया जाए, टू इस्टेब्लिश रूल्स फॉर दियर प्रॉपर एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनके उचित निष्पादन और प्रशासन के लिए नियमों की स्थापना करना, कि राज्य कार्य करेगा, अपने कार्य को निष्पादन करेगा, डिलीवरी करेगा, उसके लिए नियम और कानून की स्थापना करना। तो और अगर हम देखें, जो नीति सारा है, जैसे कि मैंने बताया, रूल ऑफ लॉ या धर्म, ये दोनों मिक्सचर है। देखिए नीति शास्त्र में रूल ऑफ लॉ और धर्म, देखिए इस तरीके से शासन करना है कि वो धर्म शास्त्र हैं जितने भी हमारे, उन सब से हमें जोड़े। और जैसा कि मैंने शुरू में ही बोला था कि द वॉइस ऑफ धर्मशास्त्र इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जितने भी धर्मशास्त्र की वाणी है वो ईश्वर की वाणी है। इस तरीके से नीति सारा का सिद्धांत स्थापित होता है। इस तरीके से वो नीति शास्त्र की कोर बिंदुओं को संदर्भित करते हैं। देखिए शुक्राचार्य ने भी राज्य की संकल्पना करते हुए या राज्य की अवधारणा देते हुए
यह बोला है कि जो स्टेट है शुक्राचार्य का वो क्या है, ऑर्गेनिक है। ठीक है, यानी राज्य क्या है, एक जैविक है। ठीक है, इसने किस प्रकार से इसको परिभाषित किया है कि जो जो राजा है, जो स्वामी है, वो क्या है, मस्तिष्क है। जो जो मंत्री है वो आँख है। जो मित्र है वो क्या है, कान है। जो उसका जो धन है, जो ट्रेजर है, जो कोष है, वो क्या है, उसका माउथ है। जो आर्मी या सैन्य है वो उसका माइंड है। और जो दुर्ग है वो उसके हाथ है, आर्म्स हैं। और वही टेरिटरी को हम देखते हैं, जनपद को, उसके लेग्स हैं। तो ये क्या है, एक एक जैविक पुरुष के भांति शुक्राचार्य ने राज्य का सिद्धांत प्रस्तुत करा है। किताबों में इस तरीके से भी वर्णित है, ये भी आप देख सकते हैं। बात वही है, इस तरीके से भी वर्णित है। 7 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया गया है, इसकी सरकार के 7 घटक। चलिए, तो देखिए, जो सबसे पहला जो आयाम है जो शुक्राचार्य बात करते हैं, जो कि राज्य के संदर्भ में बात करते हैं, देखिए ये ना डिवाइन ओरिजिन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, जैसे बृहस्पति करते हैं, मनु करते हैं, ये डिवाइन ओरिजिन को नहीं बात करते। ठीक है, ये बात क्या करते हैं, किंग्स की क्वालिटी में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, किंग की जो क्वालिटी है, किंग की जो क्वालिटी है, क्वालिटीज, उस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। उसका जो पराक्रम है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। वो सबसे पहले जो बात करते हैं कि जो मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है, जो राजा की जो क्वालिटी होगी वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगी। वो एकदम प्रबल और एकदम विद्वान। और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि देखिए, जो राजा का सबसे पहला जो ड्यूटी है ना, वो ये है कि जितने भी लोग हैं वो अपने कर्तव्यों को पूरा करें, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करें। क्या है, इट इज़ थ्रू नीति पीपल बिकम वर्चुअस। ठीक है, ये नीति के माध्यम से, अगर उनको जो लोग हैं वो अगर नीतियों को फॉलो करेंगे, जो धर्म को अगर फॉलो करेंगे, तो वो क्या है, संस्कारवान बनेंगे। तो इसमें देखिए कि राजा के ऊपर ही ये निर्भर करता है कि लोग संस्कारी होंगे या नहीं होंगे। तो राजा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए क्या लिखा है, किंग इज नॉट वर्शिप्ड बिकॉज ही बोर्न इन हाई फैमिली। कि राजा की पूजा उच्च कुल में जन्म लेने के कारण नहीं करनी चाहिए या नहीं की जाती है, बल्कि उसकी वीरता, शक्ति और अच्छे कार्यों के कारण उसकी पूजा की जाए। बोलता है कि अगर जो राजा है वो अगर नैतिकता का यानी नीति का या नैतिकता का और शक्ति का अगर शत्रु है, तो उसे क्या करना चाहिए, जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उसे उस राज्य से निष्कासित कर देना चाहिए, क्योंकि वो राज्य के विनाश का कारण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे उसके जो राजा है, जो किंग है, उसको डेस्पोट नहीं बनाना चाहते हैं कि राजा की ही मनमानी होगी। नहीं, यहाँ पे लोगों का भी कुछ कहने का अधिकार है। ठीक है, जो ये बात बोलते हैं कि इफ रूलर इज एनिमी ऑफ मॉरलिटी एंड स्ट्रेंथ, द पीपल शुड एक्सपेल हिम एज द डिस्ट्रॉयर ऑफ द स्टेट। यदि जो राजा नैतिक और शक्ति का शत्रु हो तो जनता को उसे राज्य का विध्वंसक मानकर निष्कासित कर देना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि राजा की क्वालिटी, उसके पराक्रम, उसकी वीरता, उसकी शक्ति की वजह से उसको पूजा जाना चाहिए और उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो जब तक नीति को अगर इस्टेब्लिश नहीं कर पाता तो वो क्या है, राज्य का एक तरह से विध्वंसक है। आगे इसी को आगे बढ़ाते हुए देखिए अ गुड रूलर वॉज लाइक अ गॉड। एक जो अच्छा राजा है वो एक ईश्वर के समान है। उसके पास क्या होनी होगी, डिवाइन क्वालिटीज होगी, जो कि राजा अचीव करता है, कि प्रैक्टिस मेक इंडिविजुअल परफेक्ट। की वो जैसे जैसे अभ्यास करेगा नीति शास्त्र का, तो उसकी जो क्वालिटीज है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएगी। उसके दिव्य गुण सामने आएंगे। ठीक है, तो
जो राजा है वो एक ईश्वर के समान है, मगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है कि जो शुक्राचार्य हैं वो डिवाइन ओरिजिन की बात नहीं कर रहे, कि राजा की पूजा इसलिए होनी चाहिए कि वो अ, अच्छे वर्ण में या फिर अच्छे कुल में जन्मा है, इसलिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बल्कि उसके गुणों के आधार पे होनी चाहिए। तो वहाँ पे वो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, जो शुक्राचार्य हैं यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहे हैं। और क्वालिटी से क्या होगा, समृद्धि और संरक्षण दोनों आएगा, समृद्धि और संरक्षण, प्रोटेक्शन एंड प्रोस्पेरिटी। के बाद जो शुक्राचार्य जो बोल रहे हैं कि जो रूलर रूलर मस्ट हैव राज्यसभा फॉर डेलिब्रेशन, कि यहाँ पे देखिए एक एक संस्था के बारे में बोला गया है कि जहाँ पे विचार विमर्श होगा, कि केवल और राजा ही जो विचार करेगा वही मान्य नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो डेलिब्रेशन का जो आइडिया है, जो हम बात करते हैं कि एक राज्यसभा होनी चाहिए, जो राज्यसभा है जहाँ पे जो जो बाकी राजा से परे जो विशेष पद वाले व्यक्ति हैं या जो जो भी है वो अपना विचार विमर्श कर सकते हैं, एक तरह से राजा की अदालत, मतलब यानी एक राजा का स्पेस जहाँ पे डेलिब्रेशन या विचार विमर्श हो सके। तो ये राजा को हमेशा रखना चाहिए, क्योंकि देखिए राजा हर जगह नहीं देख सकता, हर चीज़ों को नहीं समझ सकता, उसको विभिन्न विभिन्न तरीके के माध्यमों से उसको इन्फॉर्म्ड रहना पड़ेगा। तो डेलिब्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। ऐसी है कि शुक्र डज नॉट बिलीव इन द थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स, ठीक है, ही डज नॉट बिलीव इन वन मैन रूल और आर्बिट्री रूल, कि देखिए वो व्यक्ति ना मनमाने शासन और में विश्वास नहीं रखता है, ठीक है, कि राजा ही जो फैसला लेगा वही सर्वमान्य हुआ है। तो यहाँ पे इसीलिए डेलिब्रेशन का इम्पोर्टेंट हो जाता है कि विचार विमर्श की राज्यसभा, राज्यसभा ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, कि राजा अपना मनमाना शासन स्थापित ना करे, कि जो शासन हो वो किससे हो, विचार विमर्श के माध्यम से हो। नो डाउट राजा का बहुत ज़्यादा हद तक प्रभाव रहेगा, मगर यहाँ पे एक स्पेस है, एक जगह है विचार विमर्श करने के लिए। देखिए जो नीति सारा है या फिर जो जो डिवाइन क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, कि इसके बिना ना वो अपना आगे शासन भी स्थापित नहीं करना है। तो नीति शास्त्र और जो डिवाइन क्वालिटीज़ है, जो उसका पराक्रम है, जो वीरता है, जो शक्ति है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इन इन गुणों के बिना ना एक राजा एक छोटे राज्य क्षेत्र पर भी अपना शासन नहीं कर सकता, उसका शासन खत्म हो जाएगा अगर उसके पास जो डिवाइन क्वालिटी है, जो नीति सारा का ज्ञान नहीं है। तो उसके बाद देखिए जो किंग इज द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टेट, ठीक है, राजा राज्य की शक्ति है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है किंग भी इसमें। उसके बाद डिसिप्लिन एंड स्ट्रेंथ, अनुशासन और शक्ति दोनों ही उसको बनाए रखना है, ठीक है। डिसिप्लिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी रूल ऑफ लॉ का एक एस्पेक्ट है। रूल ऑफ लॉ के माध्यम से हम करते क्या हैं, डिसिप्लिन करते हैं लोगों को, ठीक है। लोग अपने स्वधर्म का पालन करें, किसके माध्यम से, डिसिप्लिन के माध्यम से। स्ट्रेंथ, उसको हमेशा शक्तिशाली बने रहना पड़े। उसके बाद प्रोस्पेरिटी राज्य में आएगी, समृद्धि आएगी। राजा के जब वो कर्तव्य बताते हैं तो देखिए राजा को किस तरीके से शासन करना चाहिए। देखिए जब वो प्रोटेक्ट करे या रक्षा करे तो एक पिता की भांति उसे रक्षा करनी चाहिए अपने प्रजा की। जब वो नरिश करे, जब अपने राज्य को पोषण करे तो एक मदर के नाते, एक माँ के नाते उसे या उसे पालन पोषण करना चाहिए। जब वो अपनी प्रजा को अगर एडवाइस दे रहा हो तो एक गुरु की भांति उसे अपने प्रजा को एडवाइस देना चाहिए। और वहीं पे जब वो जो राजा है, जो अगर जो जो संसाधन है उसका अगर आवंटन कर रहा हो तो उसे किसके भांति करना चाहिए, अपने भाई के भांति करना चाहिए। कि जिस प्रकार भाइयों में प्रॉपर्टी डिवाइड करते हैं वैसे ही राजा जो है अपनी जो वेल्थ है, जो रिसोर्सेज है उसका अगर बंटवारा करेगा तो भाई के भांति करेगा कि सभी को बराबर मिले। उसके बाद सीक्रेट, राजा अगर मतलब यानी प्रजा अगर कोई सीक्रेट अपने राजा से साझा करती है तो एक दोस्त की भांति उसे एक रहस्य में या फिर
कॉन्फिडेंशियल रखना या सीक्रेट में रखना। जैसे एक दोस्त अपने दोस्त की बातों को सीक्रेट रखता है, तो उसी भांति राजा को भी सीक्रेट रखनी चाहिए। अगर कोई प्रजा प्रजा में से कोई भी उनको अपनी बातें बताता है। वहीं पे पनिश, जब राजा यानी जो कोई गलत काम कर रहे हैं, जो नीति जो स्वधर्म का पालन नहीं कर रहे, या फिर अपने जो धर्म का पालन नहीं कर रहे, या फिर जो गलत कामों में है, तो जब वो पनिश करेगा तो वो यम की भांति पनिश करेगा। ठीक है। और जिस प्रकार प्रॉस्पर होगा, समृद्धि होगा, तो वो कुबेर की भांति समृद्ध करेगा अपने राज्य को। अब देखिए, जो राजा है उसको कुछ काम को परफॉर्म करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, या फिर जो गवर्नमेंट है उसको 8 तरीके के कार्यों को करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहला जो कार्य है वो है दुष्टों को दंड देना। ठीक है। जो दूसरा है वो है दान का प्रचार प्रचार करना। ठीक है। दान, प्रमोशन ऑफ चैरिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पनिशमेंट ऑफ विक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ हिज सब्जेक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, प्रजा की रक्षा करना। यहाँ पे प्रजा है। इक्विटेबल रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू, जो राजस्व है उसको ठीक तरीके से न्याय संगत वसूलना, कि एकदम से नहीं कि मनमाने तरीके से, न्याय संगत रूप से। ठीक है। प्रमोशन ऑफ राजस्व, कि जो राजस्व यज्ञ है कि अपने राज्य की वृद्धि करने के लिए, और जो सेक्रीफाइस, जो रिचुअल्स हैं उनको पूरा करना, तो प्रमोशन ऑफ राजस्व एंड सेक्रीफाइस। जो छठा जो कार्य है राज्य का या राजा का, कन्वर्जन ऑफ प्रिंस इनटू ट्रिब्यूटरी चीफ, जो भी उसके जो पड़ोसी जो छोटे छोटे राज्य हैं उनको अपने संधि या फिर अपने संयोग में शामिल करते रहना। ठीक है। अपने अंदर शामिल करते रहना। जो सातवां है शत्रु को शांत करना। ठीक है। क्वेलिंग द एनिमी, शत्रु को शांत करना। और जो आठवां है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ वेल्थ फ्रॉम लैंड, कि जो भूमि से जो जितने भी रत्न हैं, जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हैं, उनको निकालना, उनको एक्सट्रैक्ट करना। ये 8 प्रमुख कार्य हैं गवर्नमेंट के यानी राज्य के। आगे हम यही कह सकते हैं कि देखिए, जो शुक्राचार्य भी अपनी टेक्स्ट में कहते हैं कि इट इज़ द किंग हु इज़ द कॉज ऑफ द ओरिजिन ऑफ गुड एंड ईवल इन दिस वर्ल्ड, कि राजा ही इस संसार में अच्छे और बुरे की उत्पत्ति का कारण है। तो यहाँ पे जो किंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और किंग के पीछे जो 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 नॉलेज काम कर रहा है वो आपका नीति शास्त्र का काम कर रहा है, नॉलेज। ठीक है। जब तक वह दुष्टों को दंड नहीं दे, कमजोरों की रक्षा ना करे, अच्छे को प्रोत्साहन ना करे, तो अगर ये सब चीज़ें नहीं होगा तो जो सामाजिक जीवन में अव्यवस्था और अराजकता बनी रहेगी। ठीक है। अनलेस ही पनिशेस द विक्ड, प्रोटेक्ट्स द वीक, इनकरेज द गुड, इन सबको करना ही पड़ेगा। ये तो इसके इम्पोर्टेंट काम हो ही जाते हैं। ठीक है। वह दुष्टों को दंड दे, कमजोरों की रक्षा करे, अच्छे को प्रोत्साहन दे। यह बहुत इम्पोर्टेंट है सामाजिक जीवन में व्यवस्था कायम करने के लिए, यदि धर्म का पालन करवाने के लिए। शुक्राचार्य हैं वो एक ऑर्गेनाइज जुडिशरी की बात करते हैं। देखिए, जुडिशरी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है नीति शास्त्र के अंदर। वहीं पे सरकार की सबसे महत्वपूर्ण शाखाओं में से एक उचित रूप से संगठित न्यायपालिका, जिसका वर्णन वो शुक्राचार्य अपनी नीति शास्त्र में कहते हैं। एक ऑर्गेनाइज, एक प्रबल जुडिशरी की बात करते हैं। इसमें वो बात करते हैं कि 3 से 5 या 7 लोगों का जो न्यायाधीशों का समूह होगा, जो कि ज़्यादातर ब्राह्मण कास्ट से संबंधित होंगे, और जो जिनके पास वेद का ज्ञान होगा, नीतियों का ज्ञान होगा, धर्मशास्त्र का ज्ञान होगा। यहाँ पे देखिए, जो शुक्राचार्य का जो एटीट्यूड है वो ये है कि वो बहुत इगैलिटेरियन है।
जैसे कि राजा के संदर्भ में भी वो डिवाइन ओरिजिन का सहारा नहीं लेते, वहीं पे अगर हम यहाँ देखें तो जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स हैं वो ये सभी कास्ट के लिए ओपन रखते हैं। ठीक है, ये सभी कास्ट के लिए यहाँ पे ये ओपन रखते हैं। देखा कि जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट है वो सभी कास्ट के लिए ओपन है। दूसरा क्या है, जितना भी ट्रायल्स होगा वो सारा पब्लिक के अंदर होगा, वो पब्लिक सीक्रेट में नहीं होगा कोई भी ट्रायल। ठीक है, न्यायिक प्रक्रिया है, जैसे कि आज के वर्तमान टाइम में आप देखते होंगे कि तारीख पे तारीख मिलती है। यहाँ पे जो शुक्राचार्य में क्या है, बहुत फास्ट है और स्ट्रांग है। ठीक है, इस प्रकार के न्यायालय की वकालत करते हैं। देखिए, जैसे कि बृहस्पति ने भी अपने न्याय की संकल्पना में जो लोकल कस्टम और ट्रेडिशंस हैं उनको महत्व दिया था, और सेम उसी प्रकार से जो शुक्राचार्य हैं वो भी इन व्यवस्थाओं को एक तरह से महत्व देते हैं। न्याय 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 को स्थापित करने के लिए जो लोकल जो व्यवहार है, जो लोकल कस्टम है, उसको भी महत्वता प्रदान करी जानी चाहिए न्याय करते समय, या न्याय की अवधारणा को प्रस्तुत करते समय, या न्याय करने के लिए। और देखिए कि जो जुडिशियल जो मतलब यानी जो फैसला आएगा उसमें वो फैसले के लिए बहुत सारे फैक्टर्स या कारक होने चाहिए। सबसे पहले जैसे प्रमाण है, जैसे सोर्स ऑफ नॉलेज, कि जो आर्ग्यूमेंट होता है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के द्वारा कोई डिसीजन आएगा। अर्चना यानी कंडक्ट ऑफ द लिटिगेंट्स, शपथ की बात करी गई है, ओथ्स, द ऑर्डर ऑफ किंग, that which was meant to give the solace the accuser, राजा ने क्या क्या दंड दिया है इत्यादि सभी की समीक्षा होने के बाद ये न्याय किया जाएगा। तो मतलब देखेंगे कि जो नीति शास्त्र है उसमें न्याय व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण है और स्ट्रांग है। ये देखिए, एक शुक्र नीति में एक जिक्र है, देखिए जो समझाया गया है कि बाउंड बाय इग्नोरेंस, कि जो अहंकार से बंधे होते हैं तो आपकी शक्ति चली जाती है, पावर इज लॉस्ट। डिस्ट्रॉय बाय वंस ईगो, इट पेरिसेस, फॉर ही नोज द ट्रूथ लाइज विथ इन, कि जो 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 प्रभाव, जो शक्तिशाली व्यक्ति हैं और वो जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, वो कभी भी बंधनों या फिर जो कभी भी प्राइड यानी अब अपने गौरव से नहीं बंधते, बल्कि जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो यह जानते हैं कि जो असली जो शक्ति है वो उनके अंदर खुद स्वयं में ही है। ये अंतिम जो जो श्लोक है जो शुक्र नीति में दिया गया है, उसका अर्थ अगर आप सभी को हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपका कोई कमेंट है, कोई फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।